नमस्कार दोस्तों, श्रीवत्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 10 के रसायन विज्ञान के कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो हम अपने प्रश्नों के साथ में शुरू करें। प्रश्न संख्या 1 हमारा है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके बनाता है। ऑप्शन 1 है हमारे पास में हैलोजन, बी है अम्लराज, सी है हाइड्रोकार्बन और चौथा है आयनिक यौगिक। तो देखिए कार्बन ये हमारा एक एलिमेंट है और साथ ही हाइड्रोजन ये भी एक हमारा तत्व होता है। और हम लोगों ने पढ़ा कि जब हम दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाएं तो इनके निश्चित अनुपात में कॉम्बिनेशन से यौगिक का निर्माण होता है और कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए ये यौगिक हाइड्रोकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बाकी हैलोजन ये हम आवर्त सारणी में 17वें वर्ग के तत्वों को कॉमन नेम से जानते हैं, जिसमें हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जैसे एलिमेंट आते हैं। अम्लराज यह कॉन्सेंट्रेट HCl और कॉन्सेंट्रेट HNO3 का 3:1 में मिलाने पर बना हुआ मिक्सचर होता है। आयनिक यौगिक हमारे वे कंपाउंड होते हैं जिनमें धातु धनायन अधातु ऋणायन के साथ में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य लगने वाले स्थिर विद्युत आकर्षण बल से बंधा हुआ होता है। तो हाइड्रोकार्बन यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बने हुए कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन हमारे कहलाते हैं, जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन आदि एलिमेंट भी हो सकते हैं। नहीं हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनके अलावा नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट अगला देखें, अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो देखिए हमें कहा गया है कि एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हमने एक सॉल्ट ले लिया M1X और दूसरा हमारे पास में कोई आयन है M2+ या M2 का कैटायन है। तो जब यह एक पदार्थ में उपस्थित आयन दूसरे आयन को अपनी जगह से हटा देगा, आदान प्रदान का मतलब एक्सचेंज हो जाना, यानी M2X का फॉर्मेशन हो जाए और M1 कैटायन अलग बच जाए, तो M2 ने क्या किया, M1 को उसके लवण के विलयन में से हटा दिया और इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। तो जब दोनों आपस में एक दूसरे को हटा रहे हैं, देखो M2 M1 को हटाएगा और M1 M2 को हटा रहा है, तो ये वाली अपनी अभिक्रिया कहलाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। लेकिन अगर एक ही हटाए, जैसे हमने कहा जिंक और कॉपर सल्फेट है, तो अब देखिए जिंक कॉपर सल्फेट को हटा दे तो इस रिएक्शन को अपन बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। अवक्षेपण ये हमारा होता है कि जब दिया गया पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद में अभिक्रिया मिश्रण में नीचे की तरफ बैठ जाए, यानी बॉटम में या पैंदे में जमा होने लग जाए, तो इस अभिक्रिया को अपन बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। और कॉम्बिनेशन या संयोजन अभिक्रिया जब एक और एक दो अभिकारक यानी एक से अधिक अभिकारक आपस में मिलें और मिलकर के एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करें, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह देते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी डबल डिस्प्लेसमेंट या द्विविस्थापन हमारे लिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला देखें, एल्केन का सामान्य सूत्र है। अब चेक कीजिए, एल्केन यहाँ पर हमारे पास में अगर चेक की रहे तो सफिक्स लगा हुआ है एन और ये दर्शाता है कि सभी कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा बंधित होंगे। अगर सभी कार्बन परमाणु कार्बन कार्बन एकल बंध द्वारा बंधे हुए हैं तो कार्बन की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है, 4 संयोजकता, और इन 4 संयोजकताओं को कंप्लीट करने के लिए रिमेनिंग 3 वैलेंसी जो है वो 3 हाइड्रोजन द्वारा कंप्लीट कर ली जाएंगी। तो इनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n+2। ये हमारे एल्केन का रासायनिक सूत्र या सामान्य सूत्र हो जाता है, जहां पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम यानी कार्बन परमाणुओं की संख्या को दर्शाने के काम आएगा। ठीक है, अब अगर यही सफिक्स बाद में इन लगा हुआ होता तो इन में क्या होगा, कार्बन परमाणुओं के मध्य में द्विबंध उपस्थित होता है। कौन सा बंध है, द्विबंध है। और जैसे ही कार्बन परमाणुओं के मध्य बंधों की संख्या बढ़ेगी तो एक बंध के लिए अणुसूत्र में आपको 2 हाइड्रोजन परमाणु कम करने होंगे। तो जब यहाँ द्विबंध होगा,
एल्कीन हमारी बनेगी, तो इस फॉर्मूले में से हम क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन परमाणुओं को कम कर देंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CnH2n। ये किसका, एल्कीन का फॉर्मूला हो जाता है। ऐसे ही अगर बंधों की संख्या 3 हो जाए तो कितने बंध एक्स्ट्रा हो गए, 2 बंध एक्स्ट्रा हो गए, एक बंध के लिए 2, यानी 2 बंधों के लिए टोटल 4 हाइड्रोजन परमाणु हमें इस फॉर्मूले में से कम करने पड़ेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा CnH2n-2। ये आपके एल्काइन को दर्शाने वाला सामान्य सूत्र है। तो एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n और एल्काइन CnH2n-2 होता है, जहां पर n नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करने के काम आएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। प्राकृतिक पदार्थ मतलब वह जो प्रकृति में उपलब्ध है, जिसे मानव द्वारा नहीं बनाया गया है, जो प्रकृति में अपने आप बन जाता है, ऐसा सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमसे पूछा है, तो हम कहेंगे सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हमारा होता है हीरा या डायमंड। क्या होता है हीरा, यह कार्बन का अपर रूप है। कार्बन का क्या है, एलोट्रॉप या अपर रूप है, मुक्त अवस्था में पाया जाता है। इसमें कार्बन की सभी चारों संयोजकताएं 4 एकल बंध द्वारा कंप्लीट होती हैं। चारों संयोजकताएं किसके द्वारा, 4 एकल बंध द्वारा कंप्लीट होती हैं। अब अगर ये 4 एकल बंध द्वारा पूरी की जाएंगी चारों संयोजकताएं, तो यह हार्डेस्ट मटेरियल होगा और इसका उपयोग किसमें, चट्टानों को काटने के लिए किया जाता है। चट्टानों को काटने में इसका उपयोग किया जाता है। बाकी कार्बन के 2 अपर रूप और होते हैं हीरे के अलावा। एक आपका हो जाएगा ग्रेफाइट, जो कंपैरेटिवली सॉफ्ट होता है, लुब्रिकेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और हम जो पेंसिल काम में लेते हैं लिखने के लिए, उस पेंसिल में ग्रेफाइट की छड़ बनी हुई होती है। और तीसरा अपर रूप इसका जो प्रकृति में पाया जाता है, उसको अपन बोलते हैं फुलरीन। और देखें तो सोना, चांदी और लोहा, ये तीनों हमारी धातुएं होती हैं, जिनमें से सोना और चांदी क्या है, ऑर्नामेंटल मेटल्स या आभूषण के रूप में उपयोग की जाने वाली धातुएं हैं। तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ प्राकृतिक पूछा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, हीरा हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, फ्लोरीन की परमाणु संख्या है। अब यहाँ से हमें परमाणु संख्या पूछी हुई है, तो अगर हम किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन यानी तत्व का प्रतीक देखें, तो किसी भी तत्व को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ZXA ये उस तत्व का प्रतीक होता है, जिसमें Z ये रिप्रेजेंट करेगा परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को, जहां परमाणु संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसके, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अब चूंकि यह प्रोटॉन की संख्या के बराबर होगी, और हम जानते हैं कि कोई भी परमाणु जो है वो क्या होगा, उदासीन होता है। उदासीन का मतलब उसके पास जितना धनावेश होगा उतना ही ऋणावेश होना चाहिए। और धनावेश के लिए जिम्मेदार कौन, प्रोटॉन। तो ऋणावेश के लिए जिम्मेदार यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी किसके बराबर हो जाएगी, Z के बराबर होगी। कब, जब यह परमाणु उदासीन है। इस पर कुल मिलाकर 0 आवेश है। ठीक है, X यह इस परमाणु के प्रतीक या एटॉमिक सिंबल को दर्शाने वाला होता है, और A यह इस परमाणु की द्रव्यमान संख्या को रिप्रेजेंट करने के काम आता है। जहां द्रव्यमान संख्या क्या होती है, यह किसी भी दिए गए परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या यानी Z प्लस नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या के जोड़ के बराबर होती है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, Z+N। ठीक है, अब आपसे देखो फ्लोरीन की परमाणु संख्या, यानी आपसे फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक पूछा है, तो हम कहेंगे फ्लोरीन के नाभिक इसमें उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है 9, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक भी क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, ऑक्सीजन का परमाणु भार। देखिए परमाणु भार हमसे पूछा हुआ है, एटॉमिक वेट, जिसको हम किससे, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक सिंबल में हमने Z से रिप्रेजेंट किया था परमाणु क्रमांक को, X हमारा है परमाणु का प्रतीक, और A क्या है, परमाणु भार होता है। और इस ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक कितना, 8, नोटेशन हो जाएगा O, और भार इसका होता है 16। तो A बराबर 16 इसका परमाणु भार या इसकी द्रव्यमान संख्या होती है। अगर हम इस परमाणु भार का मात्रक कंसीडर करें, तो इसका मात्रक हो जाता है AMU, एटॉमिक
मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई, या इसको हम केवल यू के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो यूनिफाइड हो जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इसका परमाणु भार 16 AMU या यूनिफाइड से हम इसको लिख सकते हैं। अगला देखें, ओजोन का अणु सूत्र है। देखिए अणु सूत्र मतलब हमसे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछा हुआ है। अगर हम इस ओजोन को देखें तो ओजोन क्या होता है, ओजोन ऑक्सीजन का एक आणविक रूप है जिसमें तीन ऑक्सीजन परमाणु मिलकर के एक ओजोन अणु का निर्माण करते हैं। तो इसकी परमाणुकता एटॉमिसिटी कितनी हो गई, 3। परमाणुकता कितनी हो जाती है, 3, और ऑक्सीजन परमाणु को एटॉमिसिटी 3। तो यह इसका क्या हो जाएगा, अणुसूत्र हो जाएगा। जब इसकी एटॉमिसिटी 2 होती है तो इसको अपन बोल देते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, और O4 और O5 इस फॉर्म में तो ऑक्सीजन कभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है, यानी O4 और O5 तो बनते नहीं है। O2 अगर है तो यह डाइऑक्सीजन या वायुमंडलीय ऑक्सीजन है जिसे हम प्राणवायु के रूप में उपयोग कर लेते हैं। और अगर ये O3 है तो ये हमारा ओजोन होगा जो हमारे वायुमंडल में समताप मंडल के ऊपर ओजोन की लेयर होती है, ओजोन की जो परत है उसमें पाई जाती है। और ये जो ओजोन की परत है वो हमें किससे बचाती है, यूवी विकिरण जो होते हैं, अल्ट्रावायलेट विकिरण, जो उच्च ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं जो सूर्य से डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचते हैं। इन सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले यूवी विकिरणों को अवशोषित करने का काम इस ओजोन का रहेगा, जिससे मानव शरीर पे इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये ओजोन लेयर वायुमंडल में पाई जाती है और यूवी विकिरणों से हमारी रक्षा करने का काम करेगी। चलिए नेक्स्ट देखें, बॉक्साइट अयस्क है। अब ये बॉक्साइट हमसे पूछा हुआ है, ये किसका अयस्क है, तो हम कहेंगे बॉक्साइट, इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो ये होता है Al2O3.XH2O। ठीक है, और ये किसका, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क हो जाता है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अयस्क, देखो एक टर्म आई है, इस अयस्क के बारे में भी हम देखें तो हम जानते हैं कि जनरली धातुएं जो होती हैं अपने भारी यौगिकों के रूप में कहाँ, अर्थ क्रस्ट या धरती की सतह पर पाई जाती हैं, उसके नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, अब इन्हें हम क्या करेंगे, खोद कर बाहर निकालेंगे, और जिन्हें खोद कर बाहर निकाला जाए उसे हम कहते हैं खनिज। अब इन खनिजों से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करनी है, तो शुद्ध धातु प्राप्त करने का ये प्रोसेस क्या कहलाता है, धातु कर्म कहलाता है। अब वो खनिज जिनसे धातुओं की प्राप्ति सरल हो, अधिक मात्रा में हो और कम लागत में हो जाए, धातुओं के ऐसे खनिज उसके अयस्क या ओर कहलाते हैं। ठीक है, तो बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है। ऐसे ही जिंक का अगर अयस्क की हम बात करें तो जिंक के अयस्क को हम कैलामाइन कह देते हैं। ऐसे ही आयरन के अगर अयस्क की बात करें तो ये आपका हेमेटाइट हो जाएगा। Hg का जो सल्फाइड है, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ये Hg का अयस्क सिनेबार जिसको अपन कहते हैं हो सकता है। तो बॉक्साइट किसका, एल्यूमिनियम का अयस्क है, जिससे अपन प्रोसेस करके शुद्ध एल्यूमिनियम धातु को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, आयोडीन युक्त नमक है। अब देखिए आयोडीन युक्त नमक यानी हम जानते हैं, हम जो खाने का नमक काम में लेते हैं NaCl, उसमें कुछ मात्रा में हम आयोडीन भी मिला देते हैं, जिससे हम क्या करेंगे, घोंघा जो रोग होता है जिसको अपन गॉइटर कहते हैं, जिसकी वजह से गला हमारा सूज कर लटक जाता है, उस रोग से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे नमक के साथ में जितनी रिक्वायर्ड आयोडीन हमें चाहिए, बॉडी में चाहिए, उस आयोडीन को हम अपटेक कर लेते हैं, उसको हम ग्रहण कर लेते हैं। तो आयोडीन हमें नमक के साथ में खाना है। हमसे पूछा गया है कि इनमें से किस फॉर्म में आयोडीन नमक में प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे NaCl प्लस KiO3 और NaCl प्लस पोटेशियम आयोडाइड, दोनों की फॉर्म में ही आयोडीन हमारे नमक में पाया जाता है। तो NaCl तो आपका हो गया नमक, और इसके लिए आयोडीन के साथ, आयोडीन के रूप में क्या, पोटेशियम आयोडाइड, और पोटेशियम का आयोडेट KiO3 हमारा पाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखें, धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम, करेक्ट ऑर्डर हमसे पूछा हुआ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम जानते हैं कि धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर हमने क्रियाशीलता श्रेणी के रूप में डिफाइन किया हुआ है। इसमें क्रियाशीलता श्रेणी के रूप में हमने डिफाइन किया हुआ है, जिसमें हमारे सबसे पहले आ जाता है लिथियम, ऐसे ही हमारे आ जाता है सोडियम, फिर मैग्नीशियम, इसके बाद में हमारे आयरन और कॉपर के बाद में जैसे हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बाद में हमारी कॉपर आ जाएगा, और ऐसी अदर मेटल
और नॉन मेटल्स हमारे आ जाते हैं। अब इन क्रियाशीलता श्रेणी में वो धातु जो ऊपर की तरफ आती हैं वो अधिक क्रियाशील होती हैं। कैसी होती हैं? अधिक क्रियाशील। अब इस क्रियाशीलता के क्या मायने? तो धातुओं के लिए क्रियाशीलता का मतलब है इलेक्ट्रॉन देना। धातुएं वो जो आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन देंगी, अपना इलेक्ट्रॉन देकर के स्वयं का ऑक्सीकरण कर लेंगी, वो धातुएं क्या होंगी? अधिक क्रियाशील हो जाएंगी। तो अगर हम इस क्रियाशीलता श्रेणी के आधार पर इन अलग अलग धातुओं को अरेंज करें तो हम देखते हैं कि सोडियम सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी अमंग ऑल दीज मेटल्स, ऐसे ही मैग्नीशियम, फिर जिंक और फिर कॉपर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्रियाशील होगी सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर जिंक और कॉपर। इन चारों धातुओं में सबसे कम क्रियाशील धातु हमारी हो जाती है। अगला देखें, पोटेशियम की परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक हमें Z बराबर 19 का दिया हुआ है। अब अगर हम पोटेशियम को देखें, पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 है, तो हम कहेंगे भाई इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर असाइन करें तो सबसे पहले के कोश में इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर L कोश में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर M कोश में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और लास्ट N कोश में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यानी टोटल 19 इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर भर दिया। हमसे इसकी संयोजकता यानी वैलेंसी पूछी हुई है, तो हम कहेंगे वैलेंसी यानी वे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो निकटतम अक्रिय गैस विन्यास तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। निकटतम अक्रिय गैस विन्यास तक पहुंचने के लिए आवश्यक है। अब देखो, पोटेशियम से पहले जो हमारी अक्रिय गैस की हम बात करें तो पोटेशियम से जस्ट पहले आने वाली अक्रिय गैस होती है आर्गन, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 18। अब 18 परमाणु क्रमांक आर्गन का जो अक्रिय गैस है, जिसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है और ये अक्रियाशील है यानी स्थायी है। अब 19 यानी पोटेशियम से आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा? एटॉमिक नंबर में डिफरेंस के बराबर यानी 1 इलेक्ट्रॉन देना होगा। ठीक है, तो कितना? 1 इलेक्ट्रॉन देना होता है, छोड़ना होता है, त्यागना होता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के लिए देने पड़ते हैं, छोड़ने पड़ते हैं, त्याग दिए जाते हैं, वह उसकी क्या कहलाएगी? वैलेंसी या संयोजकता कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? अब परमाणुओं के बीच कितने आबंध होंगे निकालने के लिए सबसे पहले हम इस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक चेक करें। यह होता है 8। परमाणु क्रमांक 8 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसके पहले कोश के में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 2 और L कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिमेनिंग हो जाएगी 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या अष्टक पूर्ण करने के लिए, अष्टक अगर यह पूर्ण करे तो अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने? इनको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने होते हैं। और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए क्या करना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने होंगे। ठीक है, या 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा करना होगा। तो हमने एक ऑक्सीजन परमाणु लिया, इसके बाह्यतम कोश में हमने कहा 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कोश में भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। अब दोनों को ही अपना अष्टक कंप्लीट करना है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दोनों ऑक्सीजन परमाणु अपना एक एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस ऑक्सीजन ने अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म साझा किया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो 6 तो इसके पास थे, ये 7वां और ये 8वां, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस ऑक्सीजन के पास में? 8। ऐसे ही दूसरे ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं अपने बाह्यतम कोश में। ठीक है, तो अष्टक पूरा करने के लिए दोनों ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर इन दोनों परमाणुओं के बीच में साझा होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन युग्म? 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा होते हैं। तो जितने युग्म साझा होंगे उतने ही बंध का निर्माण दोनों परमाणुओं के मध्य हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म साझा हुए, इसलिए 2 बंधों का निर्माण दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के बीच में हो जाएगा। कैसे लिखेंगे हम इसको? O डबल बॉन्ड O, ये हमारा इस ऑक्सीजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। तो कितने बंध बन गए? 2 बंध इनके बीच में प्राप्त हो जाते हैं। अगला देखें, Fe2O3 प्लस 2Al, अब ये बदल रहा है Al2O3 प्लस Fe में। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? इस अभिक्रिया को अगर हम देखें
तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये आयरन का ऑक्साइड यानी यौगिक नंबर 1 है, ये हमारी एल्यूमिनियम यानी धातु है, और ये एल्यूमिनियम धातु जो अधिक क्रियाशील है क्या कर रही है, ये एल्यूमिनियम धातु आयरन ऑक्साइड में से आयरन को हटा देती है, उसकी जगह से प्रतिस्थापित कर देती है। तो जब ये इसको हटाएगी तो हटाने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होती है। वियोजन होता तो वियोजन में हम क्या कहेंगे, जैसे हम कहें कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास में है और हम इसे गर्म करते हैं तो यह कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। देखो तो एक यौगिक से दो प्रोडक्ट हमारे पास में बन गए, तो एक कंपाउंड दो घटकों में टूट जाता है, इसको अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या वियोजन अभिक्रिया। कॉम्बिनेशन में हम क्या कहेंगे कि दो एलिमेंट हमारे पास में है और इनसे एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया का निर्माण कर रहे हैं, तो इसको अपन बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन या संयोजन अभिक्रिया। विस्थापन के लिए हमने देखा कि एक धातु जो है वो अपने लवण के विलयन में से दूसरी धातु को प्रतिस्थापित कर रही है, क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया हमारी कहलाती है। अगला देखें, बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं। अभी देखिए बोरॉन और एल्यूमिनियम, अगर हम इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो बोरॉन इसका परमाणु क्रमांक 5 और एल्यूमिनियम का हो जाएगा 13। अगर बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो पहले शेल में बोरॉन के पास 2 और दूसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम की अगर हम बात करें तो पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो दोनों के ही बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है। बोरॉन के बाह्यतम कोश में भी 3 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में भी 3 इलेक्ट्रॉन है। होने के लिए कोश का नाम अलग है, लेकिन वो जो सबसे बाहर का कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं उसे हम बाह्यतम कोश कह रहे हैं, और दोनों के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन समान है। तो वो तत्व जिनके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी में समान वर्ग में रखा गया है। कहाँ रखा है, समान वर्ग में रखा गया है। तो बोरॉन जिसका भी वर्ग एल्यूमिनियम के वर्ग के ही समान होगा, और आधुनिक आवर्त सारणी जो कि मोज़ले के द्वारा दी गई थी उसकी हम बात करें तो उसमें कुल मिलाकर 18 वर्ग हैं, जिनमें से बोरॉन और एल्यूमिनियम ये तत्व जो है वो 13वें वर्ग में आते हैं। कहाँ आते हैं, 13वें वर्ग में आते हैं। बोरॉन एल्यूमिनियम के अलावा यहाँ गैलियम, इंडियम और थैलियम जैसे एलिमेंट भी आपके आ जाएंगे। तो कौन से वर्ग में, 13वें वर्ग से ये संबंधित होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखिए, निम्न में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है। नहीं हमसे पूछा हुआ है, तो सबसे पहले हम चेक करें संतुलित समीकरण क्या होती है। संतुलित रासायनिक समीकरण वो होती है जिसमें अभिकारक अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या, अभिकारक अणुओं में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या उत्पाद अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या के बराबर होती है। क्या बोलेंगे इसे, संतुलित रासायनिक समीकरण हम कह देंगे। जैसे यहाँ चेक करें, हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो गई 4, ऑक्सीजन परमाणुओं की कुल संख्या कितनी हो गई 2। यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की कुल संख्या 4, ऑक्सीजन की 2, इसका मतलब ये हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है, लेकिन हमसे नहीं पूछा हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन चेक करें, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या हो गई 2, क्लोरीन के लिए भी हो गई 2, और यहाँ देखिए HCl में 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन परमाणुओं की संख्या, इसका मतलब ये भी हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण है। आगे देखें, पोटेशियम है 2, क्लोरीन भी हो गई 2, लेकिन ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई 6। यहाँ पोटेशियम क्लोराइड 2 है और ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हो गई 3 × 2 यानी 6, ये भी संतुलित रासायनिक समीकरण है। नेक्स्ट, एक लेड का अणु, तो यहाँ देखिए एक लेड है, नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है 2, और यहाँ नाइट्रोजन परमाणु की संख्या रह गई केवल 1, इसका मतलब ये हमारी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। ऐसी ऑक्सीजन भी देख लें 6, तो यहाँ ऑक्सीजन हमारे पास में 2, 4 और 5 ऑक्सीजन एटम रह जाते हैं, 6 नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गई, असंतुलित रासायनिक समीकरण हमारी हो जाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र है। देखिए शुष्क बर्फ जो है एक कंपाउंड का हमारे सामान्य नाम है जो ट्रेंड में हमारा चल रहा है, प्रचलित नाम है। ठीक है, तो ऐसे प्रचलित नाम से भी हमसे सवाल पूछे गए हैं,
तो हमें याद रखना होगा कि शुष्क बर्फ या ड्राई आइस, ये हम किसको कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कह देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न हमारा CaOCl2 का प्रचलित नाम है। अब ये CaOCl2 किसको कहते हैं, ये कह देते हैं हम विरंजक चूर्ण को। किसे, विरंजक चूर्ण को। तो विरंजक चूर्ण CaOCl2 इसका हमारा प्रचलित नाम क्या हो जाएगा, विरंजक चूर्ण है। किसमें उपयोग करेंगे, इसका उपयोग हम ब्लीचिंग एजेंट या रंग उड़ाने वाले अभिकर्मक के रूप में करते हैं। यानी ये रसायन वो है जो रंग को, किसी भी दिए गए पदार्थ को विरंजित करने के लिए, उसका रंग उड़ाने के लिए उपयोग में किया जाएगा। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण इसका प्रचलित नाम हो जाता है। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न कार्बोनिल समूह का संकेत है। हमसे पूछा हुआ है दैट कार्बोनिल समूह जो होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो कार्बोनिल समूह जो होता है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के साथ में द्विबंधित अवस्था में होता है और कार्बन की बची हुई दो संयोजकताएं मुक्त होती हैं। यानी हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें या फिर हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें कार्बन की दो संयोजकताएं ऑक्सीजन से बंधी हुई हैं और कार्बन की बाकी बची हुई दो संयोजकताएं यहाँ फ्री होती हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जो कि हमारा कंडेंस स्ट्रक्चर है। कंडेंस मतलब संघनित संरचना है जिसमें हमने कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बंधों को रिप्रेजेंट नहीं किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, COOH यह कार्बोक्सिलिक अम्ल को प्रदर्शित करता है। CHO देखो यहाँ पर तो इसकी संयोजकता आपको गलत दिखाई हुई है, यह ऑक्सीजन जो है इसकी संयोजकता फ्री होती ही नहीं है और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एल्डिहाइड समूह होता। अगर यहाँ ये संयोजकता नहीं होती तो ये एल्डिहाइड समूह होता, ये भी कार्बोनिल में ही हमारा आ जाता है। बाकी ऑप्शन नंबर बी ये तो कार्बोनिल आपका है ही और ये समूह जो है वो ईथर क्रियात्मक समूह को प्रदर्शित करने के काम आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बोनिल का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हमारा होगा। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है। नाम में ध्यान दें, लास्ट में सफिक्स लगा हुआ है आइन। आइन यानी वो जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में त्रिबंध पाया जाता है। तो देखिए एथीन, एथीन का मतलब यहाँ इन, डबल बॉन्ड कार्बन परमाणुओं के मध्य होगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। यहाँ मेथेन यानी सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एकल बंध है। एसिटिलीन, एसिटिलीन में क्या आइन यहाँ पर इसके नाम में होता है, यहाँ पर इसका हमें सामान्य नाम दिया हुआ है एसिटिलीन, लेकिन अगर हम इसका IUPAC नाम देखें तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथाइन, जिसमें कार्बन परमाणुओं के मध्य में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा। और क्लोरोफॉर्म ये तो हमारा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक कार्बन परमाणु से 3 क्लोरीन परमाणु यहाँ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अटैच होते हैं। तो एसिटिलीन हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है। देखो क्षारकों की प्रबलता का क्रम पूछा हुआ है तो सबसे पहले तो हम चेक करें क्षार क्या होते हैं। यानी वे पदार्थ जिन्हें हम अगर जलीय विलयन बनाएं तो जलीय विलयन बनाने पर वो OH- आयन देते हैं। OH- आयन या हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले पदार्थ हमारे क्या हो जाएंगे, क्षार हो जाएंगे। और यहाँ चेक करें सभी में ही हमें क्या दे रखा है, OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन दिए हुए हैं, यानी सारे के सारे क्या हो सकते हैं, क्षार हो सकते हैं। अब क्षारों की प्रबलता का क्रम भी अगर हम याद करें तो हम कहेंगे कि आवर्त सारणी में लेफ्ट से राइट हैंड साइड पे अगर हम जाएं, बाईं से दाईं ओर जाएं तो धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं, धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड हैं, OH- को हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, तो धातुओं की जो हाइड्रोक्साइड हैं उनकी क्षारकता क्रमशः कम होती चली जाती है। अब यहाँ चेक कीजिए तो सोडियम यह पहले वर्ग में आता है यानी सबसे बाईं ओर होगा, उसके बाद मैग्नीशियम ये दूसरे वर्ग में आता है, उसके बाद में 11वें वर्ग में हमारे आएगा कॉपर, और अमोनियम ये तो हमारा अधातु हाइड्रोक्साइड है। तो सबसे प्रबलता कौन सी हो जाएगा, धातु का हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सबसे प्रबल क्षारक यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चेक कीजिए, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। यानी यौगिक तो ये हमारे सारे ही हैं, लेकिन आपको पहचानना है कि इनमें से अलग यौगिक कौन सा है जो बाकी तीन से अलग हो। तो देखिए खड़िया, संगमरमर और चूना पत्थर ये तीनों ही क्या है, कैल्शियम के ऑक्साइड हैं, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है यह कैल्शियम का सल्फेट होता है जिसमें 1/2 जल के अणु
जुड़े हुए होते हैं, यानी एक कैल्शियम सल्फेट के साथ में जल का आधा अणु यहाँ पर अटैच होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। बाकी सभी क्या है, कैल्शियम के ऑक्साइड होते हैं, खड़िया हो चाहे चूना पत्थर हो। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए लाल को नीला कर रहा है, तो जो लाल लिटमस को नीला करे ऐसा विलयन हमारा कहलाता है क्षार। क्या कहलाएगा ऐसा विलयन? क्षार कहलाता है। और सोरेनसन ने जो हमें पीएच पैमाना दिया था, किन्होंने सुझाया था? सबसे पहले सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने हमें सुझाया था। उनके अकॉर्डिंग हम अगर बात करें तो पीएच पैमाने पर स्केल होती है 0 से लेकर 14 तक, जिसमें 7 जो पीएच है वो न्यूट्रल या उदासीन पीएच होती है। अगर हम 7 से 14 की तरफ जाएंगे तो क्षारकता बढ़ती चली जाएगी, और 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ क्या हो रहा है, क्षारकता बढ़ रही है। 7 से 14 की तरफ जाने पर क्या हो रहा है, क्षारकता बढ़ रही है। और हमें भी क्या देखना है, हमें क्षार की ही पहचान करनी है। लाल को नीला करेगा यानी क्षार होगा, और क्षार का मतलब पीएच का मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगर 7 है तो यह लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा। अगर 7 से कम है यानी कौन सा होगा, अम्लीय विलयन होता, तो ये क्या करेगा, नीले को लाल करेगा। अम्ल नीले को लाल करता है। आप अनिल नाम से इसे याद रख सकते हैं। अनिल यानी अ फॉर अम्ल, न यानी नीले को, एल फॉर लाल करेगा। तो अम्ल वो है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो उल्टा पड़े, लाल को नीला करने वाले को हम क्षार कहेंगे, जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होना चाहिए। अगला देखें, निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? देखिए लाल को नीला करना है, यानी फिर से हम चेक करें, अगर लाल को नीला करना है तो कौन सा आयन होगा, क्षार हमारा होना चाहिए। और क्षार क्या होते हैं, क्षार वो होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। यानी वो विलयन जिसमें OH- आयनों की अधिकता होगी उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा, और जिसका पीएच 7 से ज्यादा होगा विलयन क्षारीय होगा और लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो ये लाल लिटमस नीला हो रहा है किसकी वजह से, OH- आयन की वजह से, यानी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से ऐसा हो जाता है। H+ आयन या H3O+ आयन अगर कहें तो यह अम्लीय विलयन को प्रदर्शित करने का काम करेगा। ऑक्साइड आयन, ये हमारा ऑक्साइड आयन जो है ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इससे हमारे लिटमस पेपर पर ऐसा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं। ये तो हमारा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोक्साइड आयन हमारा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखें, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए फिर से हमें इसका कॉमन नेम सॉल्ट का दिया गया है। हम इसको धोबिया सोडा या धोबन सोडा या कपड़ा धोने का सोडा भी कह सकते हैं, कपड़ा धोने का सोडा भी कह सकते हैं। तो धोबिया सोडा का अगर हमसे रासायनिक सूत्र पूछें तो हम क्या कहेंगे, ये होता है Na2CO3.10H2O। यहाँ H2O की संख्या हमें याद रखनी पड़ेगी। सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 जल के अणु एसोसिएट होते हैं तो सोडियम कार्बोनेट की इस फॉर्म को अपन क्या कहेंगे, कपड़े धोने का सोडा कहेंगे। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ धोबन सोडा के साथ साथ अगर हम खाने के सोडे को भी याद रखें, खाने का सोडा भी हम याद रखें, तो इसका फॉर्मूला आपका हो जाता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। धोबिया सोडा या धोबन सोडा पूछा है, Na2CO3.10H2 हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अगला देखें, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। अब ये देखिए उदासीन हमसे कहा है, उदासीन का मतलब हम कहेंगे वह विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है सोरेनसन पैमाने पर। किस पर, सोरेनसन स्केल या सोरेनसन पैमाने पर जिसका पीएच मान 7 है, ऐसा विलयन हमारा क्या कहलाएगा, उदासीन विलयन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर 7 से कम है पीएच मान तो विलयन अम्लीय हो जाएगा, जैसा कि पीएच बराबर 0 और 4 के लिए है। और अगर 7 से ज्यादा है, पीएच का मान ग्रेटर देन 7 है, तो फिर दिया गया विलयन क्षारीय हो जाता है, जो कि 14 पीएच वाला विलयन हमारा होगा। लेकिन उदासीन पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट देखें, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो देखो हमारे पास में उच्च वसीय अम्ल, जैसे हम कहें हमारे पास में पामिटिक एसिड या फिर स्टेरिक एसिड जो है, उनके अगर हम सॉल्ट बनाएं C17
H35COO- और इसका सॉल्ट बन गया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, या C15H31COO- इसका अगर हम सॉल्ट बनाएं सोडियम धातु के साथ तो ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे हो जाते हैं साबुन। ठीक है, तो उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, सोप या साबुन कहलाते हैं, जिसका उपयोग क्लींजिंग एक्शन के रूप में या फिर कपड़ों को धुलाई करने के लिए किया जाता है। रबर, ये तो हमारे प्राकृतिक अपना पॉलीमर या बहुलक होता है जो कि हेविया कटेशिया नाम के प्लांट से हमें प्राप्त होगा। ठीक है, प्लास्टिक ये आपका एक फिर से बहुलक होता है जिसको अपन आर्टिफिशियल तरीके से सिंथेसाइज कर सकते हैं। और अपमार्जक ये डिटर्जेंट या सर्फ होते हैं जिसमें हमारे ये जो सोडियम या पोटेशियम जैसे लवण है उनकी जगह हम उदासीन घटक यहाँ पर काम में लेते हैं। ठीक है, ये सल्फाइड हमारे जो होते हैं कंपाउंड हो सकते हैं। तो साबुन यह सोडियम या पोटेशियम लवण हो सकते हैं किसके, C17H35COO- या C15H31COO- यानी उच्च बसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं जिन्हें अपन सोप या साबुन के रूप में काम में लेंगे। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा यशद पुष्प है, तो फिर से हमें एक कंपाउंड का कॉमन नेम दिया हुआ है यशद पुष्प। क्या होता है यह, ये जिंक का ऑक्साइड हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% स्टेनम है उसका नाम क्या होगा। देखो मिश्र धातु सबसे पहले हम सीखें, मिश्र धातु या अलॉय क्या होती हैं। तो अलॉय या मिश्र धातु हम कहेंगे वे हमारे पास में कंपोनेंट होते हैं जिनमें मेटल 1 और मेटल 2 कम से कम 2 धातुएं हों या 2 से ज्यादा धातुएं हों तब भी चलेगा। तो कम से कम 2 या 2 से अधिक धातुएं निश्चित अनुपात में कंबाइन करके बनाई गई हैं, ऐसे कंपोनेंट को हम अलॉय या मिश्र धातु कह देते हैं। बनाया क्यों जाता है, क्योंकि धातुएं हम जानते हैं बहुत उपयोगी होती हैं, लेकिन इन धातुओं में प्रॉपर्टीज के साथ साथ कुछ इनके स्पेसिफिक ड्रॉबैक भी होते हैं। जैसे लोहे की अगर हम बात करें तो लोहे का बहुत उपयोग है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक भी है कि उसमें आसानी से क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है या जंग लग जाती है। अब जंग लगने की वजह से जो लोहा हमारा खराब होता है, अगर हम लोहे में कुछ ऐसा सब्सटेंस मिलाएं और एक अलॉय इसका बना दें जिससे इसका जंग लगना बंद हो जाए, तो वो हमारे लिए लोहे से ज्यादा उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो इन्हीं प्रॉपर्टीज को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि धातुओं में कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंस निश्चित अनुपात में मिला देते हैं और उनका अलॉय या मिश्र धातु बना देते हैं। तो यही हमसे पूछा हुआ है। कॉपर में जब 10% स्टेनस मिला दिया जाएगा तो क्या बनेगा, हम कहेंगे ब्रास या पीतल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें अगला ऑप्शन, अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो चेक कीजिए, धातुएं जो हमारी आवर्त सारणी में लेफ्ट हैंड ओर पाई जाती हैं, बाईं ओर पाई जाती हैं, अगर हम इनकी ऑक्सीजन से विक्रिया करके इनके ऑक्साइड बनाएं तो जितने भी धातुओं के ऑक्साइड हैं वो सारे के सारे अल्कलाइन या क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अगर हम अधातुओं की बात करें तो अधातुओं के जो ऑक्साइड हैं वो एसिडिक या अम्लीय प्रकृति के हमारे होते हैं। यानी आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर अगर हम जाएं, लेफ्ट से राइट हैंड साइड की अगर मूव करें तो बाईं से दाईं ओर जाने पर ऑक्साइडों की अम्लीय प्रकृति हम कहेंगे बढ़ती जाती है और क्षारीय प्रकृति रिस्पेक्टिवली कम होती चली जाती है। तो धातुओं के ऑक्साइड कैसे, क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अम्लीय ऑक्साइड किनके होंगे, अधातुओं के होंगे। जैसे कार्बन का अगर हम ऑक्साइड लें तो यह एसिडिक नेचर, CO2 क्या होता है, एसिडिक नेचर का हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, सिलिकॉन है। तो अब सिलिकॉन हम जानते हैं एटॉमिक सिंबल होता है SI। ये कहाँ आएगा, आवर्त सारणी के 14वें वर्ग से बिलोंग करता है। हमसे पूछा गया है दैट सिलिकॉन क्या है, तो हम कहेंगे सिलिकॉन ये एक उपधातु होती है। क्यों, आवर्त सारणी की अगर हम बात करें तो 1 से लेकर 18 वर्ग की आधुनिक आवर्त सारणी है जिसमें लगभग मध्य में ये हमारी आ जाती है, जिसमें धातु और अधातु दोनों के समान ही कुछ कुछ प्रॉपर्टी जिसमें पाई जाती हैं। यानी धातु और अधातु दोनों के जैसे गुण जिसमें पाए जाएं उसको अपन क्या बोलेंगे, उपधातु या मेटेलॉइड कहते हैं। तो सिलिकॉन जो होती है वो क्या है, मेटेलॉइड या उपधातु हमारी होती है। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न थे जिसमें हमने केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चनों को देखा। नेक्स्ट लेक्चर में हम नए प्रश्नों के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।